हाँ, हमने कल डिस्कस किया था कि इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, उसकी कुछ कॉजेस थी। इंट्रासेलुलर एडिमा में हमने सबसे पहले लीटरीमिया था, उसके बाद जो है वो उसमें हमने कुछ और भी चीजें देखी थी कि लो कैलोरी मेल न्यूट्रिशन थी उसके अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की बड़ी, उसमें भी हमने देखा जी कि लिम्फेटिक की भी ब्लॉकेज आ सकती है, और उसके अलावा कुछ और भी उसके अंदर मजीद कॉजेस को हम रिकॉल करते हैं। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ रिटर्न, कैपिलरी परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन है इसके अंदर, और इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। चार ये मेन कॉजेज हैं इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की। इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी कॉज है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, एंड चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ। हम आ जाते हैं इसकी कॉजेज के बाद कुछ सेफ्टी फैक्टर्स की हम बात कर, बच्चा उसने डिस्कस किया था कि ये जो फ्लो चार्ट है मैं वो एक दफा फिर आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। सेफ्टी फैक्टर्स 3 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। देख रहे हैं तो ये लो कंप्लायंस ऑफ इंटरस्टेशियम, वी आर टॉकिंग अबाउट लूज। So we'll start again. अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे हमें इस ग्राफ के अंदर हमें वाई एक्सिस में हमें इंटरस्टेशियल फ्लूइड वॉल्यूम इन लीटर्स नजर आ रहा है। दिस इज वाई एक्सिस। नीचे आप देखेंगे जहाँ पे -10, -8, -6 लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस में इंटरस्टेशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर नजर आ रहा है, राइट। ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है इंटरस्टेशियम को। इंटरस्टेशियम के अंदर ये बता रहा है कि यहाँ पे इतना प्रेशर और इतना वॉल्यूम आ सकता है। आप नीचे देखेंगे कि आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है लो कंप्लायंस, ठीक है, ऊपर जो कि पिंक शेडेड एरिया है ऊपर। फिर आप देखेंगे एक और फिर ऊपर कुछ येलो पोर्शन हमें हाई कंप्लायंस नजर। इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें हम समझते हैं होता क्या है कि इंटरस्टेशियम के अंदर दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटियोग्लाइकेंस भी हैं और कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं क्या करते हैं कि ये आपस में ब्रश पाइल की तरह, बिल्कुल छोटे छोटे ब्रश की तरह होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप पे भी नजर नहीं आते और ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे भी बहुत ही रेयर नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बड़े लॉन्ग और बड़े बड़े से कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बेसिकली ये कोलेजन फाइबर्स और जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं ये सारे इंटरस्टेशियम को कॉम्पैक्ट रखते हैं। अब इसके अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो होता है बेसिकली वैक्यूल्स में या रिवुलेट्स के अंदर छोटे से पॉकेट्स की तरह होता है। और ये पॉकेट क्योंकि जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है इसके अंदर जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, ये क्या होता है कि इन प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर ट्रैप होता है, इसीलिए इस एरिया के अंदर जेल पोर्शन बहुत ज्यादा नजर आता है, ठीक हो गया। जो छोटे से पॉकेट्स होते हैं फ्री फ्लूइड की वो बड़ा रेयर, बहुत छोटे और बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। और वो वहाँ पे देखेंगे वो अगर फ्री फ्लूइड इसमें मूव भी करता है तो वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूव करता है। फ्री फ्लूइड खुद मूव उसमें नहीं करता, बहुत इजीली मूवमेंट नहीं होती उनकी। अब होता क्या है, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेंस और कोलेजन फाइबर्स की वजह से जो पानी अंदर ट्रैप है, जो फ्लूइड अंदर ट्रैप है, वो उसको सारे को स्ट्रक्चर देता है जेल के तरह से, उसको कॉम्पैक्ट रखता है। नॉर्मली उसी इंटरस्टेशियम के अंदर जब भी हम प्रेशर को चेक करेंगे तो वो प्रेशर जो होता है ना वो -3 होता है, ठीक है, -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो नीचे में एक्स एक्सिस में यहाँ पे ऊपर एक डॉट लिखा नजर आ रहा है ब्लैक सा, जिसके ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ है, ये इतना नॉर्मल होता है। अब ये जो जेल फ्लूइड है इसकी क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा पानी को अपने पास अकोमोडेट नहीं होने देता। इसके पास अगर पानी आता है तो ये फौरी तौर पे उसको निकालता जाता है और उसको जनरल सर्कुलेशन में डाल देता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है।
और ना ही कैपिलरी से फ्लूइड इसकी तरफ आने की कोशिश करता है इन नॉर्मल केसेस, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल केसेस हो गए, अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर हम एडिमा की बात कर रहे हैं और कैपिलरी से फ्लूइड आ गया है इंटरस्टिशियम के अंदर, तो हमें जहाँ पे ये येलो पोर्शन में हाई कंप्लायंस लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ पे पानी जमा शुरू होना हो जाएगा। क्यों? लिम्फेटिक रिटर्न नहीं हो रहा, कार्डियक फेलियर है, ठीक है, प्रोटीन बहुत कम है। इन सारी वजूहात की वजह से फिर इसमें इंटरस्टिशियम में पानी जमा होता है। लेकिन इस येलो पोर्शन को देखोगे कि यहाँ पे जब इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर है ये पॉजिटिव रेंज में जा रहा है। जब भी इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर नेगेटिव रेंज में रहेगा, -3 तक रहेगा, जाके नॉर्मल हमें डॉट नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी और उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर अगर पॉजिटिव रेंज में गया, फिर इसके अंदर कंप्लायंस बहुत हाई हो जाती है और पानी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा यहाँ पे। ठीक हो गई ये बात? तो नॉर्मल देखें, अगर हमें जहाँ पे लो कंप्लायंस लिखा है और लीटर्स की तरफ हम देखें तो इंटरस्टिशियल में कितना होता है पानी? 11 लीटर्स होता है। इसने वहाँ पे हाईलाइट किया 11 लीटर पानी होता है और -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। येलो पोर्शन में हम देख रहे हैं कि पानी तो बहुत बढ़ गया, पानी तो ऊपर तक जा रहा है, बिल्कुल ही लीटर्स आगे चला गया बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव रेंज में भी आ गया है, 0 से आगे, ठीक है, और पानी भी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर नॉर्मल रहे और वो -3 में रहे, तो उसका पानी नॉर्मल ही होगा, फ्लूइड का रेंज नॉर्मल होगा, 11 लीटर्स ही होगा, ठीक है, इन 70 kg मैन जिसकी हम बात करते हैं नॉर्मली। Once interstitial free fluid pressure due to any abnormality अगर ये पॉजिटिव रेंज में चला गया, तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की या फ्लूइड को एक्यूमुलेट होने की बहुत हाई कंप्लायंस आ जाती है। फिर ये जो पॉकेट्स हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं ना रेवल्यूट्स में, कि यहाँ पे छोटे छोटे से वैक्यूल्स में पानी के, वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो डिटेल है ये थोड़ी सी, ये हमें कुछ सर्कुलेशन के चैप्टर 16 में भी मिलती है। आप लोग अगर उसको रिकॉल करें या थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो उसके ये जेल स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ जाएगा, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन ये पॉजिटिव रेंज में गया तो हाई कंप्लायंस हो जाएगी, ये नेगेटिव रेंज में गया तो ये लो कंप्लायंस हो जाएगी। ये आपको इस डायग्राम में, इस चार्ट में भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया? अभी भी ये बात किसी को ना समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे अभी भी बता दें, मैं एक दफ़ा फिर इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दूँगी। Everyone understand all these steps? Okay. हम फिर आगे चलते हैं। ओके जी, ओके, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। इस डायग्राम में जो हमें नज़र आ रहा है, हम जो एडिमा के सेफ्टी फैक्टर्स की बात करते हैं कि एडिमा के सेफ्टी फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है लो कंप्लायंस ड्यू टू नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। दूसरा जो सेफ्टी फैक्टर है वो है एबिलिटी ऑफ लिम्फ फ्लो टू इंक्रीज। लिम्फ फ्लो जो है वो जितना भी उसका लिम्फ फ्लो नॉर्मल है, वो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये इतने लीटर्स में 120 लीटर्स है फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत ज़्यादा 10 गुना और बढ़ जाता है, ठीक है। अगर प्रोटीन्स जमा हो रही हैं तो प्रोटीन्स भी वॉश डाउन हो जाती हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके कोशिश करते हैं कि एडिमा ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है। इस डायग्राम में आ जाते हैं हम। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये इंटरस्टिशियम को शो कर रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियम कहाँ पर होता है? सेल्स के बीच में जो सेक्शन होता है, जो एरिया वो इंटरस्टिशियम कहलाता है। अच्छा, उसमें हम देख रहे हैं कि उस इंटरस्टिशियम के अंदर कुछ वॉल्यूम है फ्लूइड का। नॉर्मली अगर हम रिकॉल करें अपने पहले लेक्चर को, तो इंटरस्टिशियल में फ्लूइड होता है 11 लीटर्स तक, तो 3 लीटर जो है वो प्लाज्मा होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर कॉल करता है सारा। अच्छा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को हम देख रहे हैं कि ये लीटर्स में लिखा हुआ है वाई एक्सिस में। 11 लीटर पे हमें एक लाइन नज़र आ रही है जिसके नीचे बिल्कुल लो कंप्लायंस लिखा हुआ है, पिंक शेडेड एरिया, ये लो कंप्लायंस लिखा हुआ है। नीचे हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं माइनस में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, -10, -8, -6, -4, ये नेगेटिव प्रेशर रेंज है। इसी पिंक शेडेड एरिया में ऊपर हमें ब्लैक डैश लाइंस नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हमें एक डॉट पे नॉर्मल लिखा नज़र आ रहा है। उस नॉर्मल को अगर हम नीचे की तरफ ले आएँ तो ये -3 की तरफ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरस्टिशियम है ये लो कंप्लायंस का मतलब है कि ये कम पानी को एक्यूमुलेट करता है जब ये नेगेटिव प्रेशर रेंज में हो, -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव प्रेशर रेंज है जिसको -3 कह रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव की तरफ चला जाए, आगे -2 से आगे फिर 0, 2, 4, 6, ये पॉजिटिव की रेंज में जा रहा है। जब ये पॉजिटिव की रेंज में जा रहा है तो हमें नज़र आ रहा है ऊपर येलो कलर में हमें हाई कंप्लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है अब ये पानी ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा, ज़्यादा फ्लूइड को जगह देगा अपने पास इंटरस्टिशियम। क्यों? क्योंकि एडिमा हो रहा है, किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से लिम्फ रिटर्न नहीं है, कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की एबनॉर्मेलिटी है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है और राइट साइडेड है, और हो सकता है कि लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, काफ़ी सारी इसकी कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये जो लो कंप्लाइंस हमें नीचे पोर्शन में नज़र आ रहा है, वो क्यों नज़र आ रहा है, क्यों लो कंप्लाइंस है? लो कंप्लाइंस इसलिए है कि जो इंटरस्टेशियम है उसका अगर स्ट्रक्चर को हम रिकॉल करें तो उसमें बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल कॉम्पैक्टेड फॉर्म में मौजूद हैं। उनके बीच में जो थोड़ा सा फ्लूइड पोर्शन नज़र आता है वो उसको जेल का शेप दे देता है, वो बिल्कुल जेल की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ हमें और भी नज़र आती हैं चीज़ें, जो कि कोलेजन फाइबर्स हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो भी उस सारे एरिया को जो वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म में रखते हैं। अब ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं या ये जो प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं, उन सब की एक क्वालिटी है कि उन्होंने उस एरिया को, उस सबक्यूटेनियस टिश्यू को एक शेप दी हुई है, सॉरी, उसको एक शेप दे रहे हैं। अदरवाइज लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर ये नेगेटिव प्रेशर ना हो, ये जेल स्ट्रक्चर ना हो, तो उसकी वो तो एक जगह पे ठहरेगा ही नहीं, तो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। दूसरा, अगर ये जो लो कंप्लाइंस है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव रेंज में चली जाती है, या हम सोचें कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स नहीं है, तो ये क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट अगर खड़ा होगा, अगर कोलेजन फाइबर्स ना हुए तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा उसका फ्लूइड पोर्शन जो है ना वो पैरों की तरफ आ जाएगा। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं या ये जो जेल स्ट्रक्चर है, जेल फ्लूइड है, वो बहुत हेल्प आउट करता है कि सब्जेक्ट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आए तो उसके पैरों की तरफ सारा पानी ना चला जाए, नॉर्मली नहीं जाना चाहिए अगर उसे कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। तो ये जेल स्ट्रक्चर जो है और जिसकी लो कंप्लाइंस है, ये ज़्यादा फ्लूइड को एक्यूमुलेट नहीं होने देता व्हेन दिस लो कंप्लाइंस जेल स्ट्रक्चर इज इन नेगेटिव प्रेशर रेंज, और व्हाइल इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इज इन -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और कोई डिजीज ना हो तो ये करता है। नॉर्मली भी अगर जैसे डिजीज स्टार्ट होने लगती है तब भी ये लो कंप्लाइंस बहुत ही कोशिश करता है कि हम पानी को ज़्यादा जगह ना दें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है वो, या फ्लूइड पोर्शन को जो हम सर्कुलेशन में थ्रू लिम्फेटिक्स वापस रिटर्न कर दें। इंक्रीज लिम्फ फ्लो एज अ सेफ्टी फैक्टर अगेंस्ट एडिमा। अब हम बात करें कि जो सेफ्टी फैक्टर्स अगेंस्ट एडिमा है, ये भी एक फैक्टर आ जाता है जिसे हम कह रहे हैं इंक्रीज लिम्फ फ्लो है, ठीक है। मेजर फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का ये है, लिम्फेटिक का मेन काम ये है कि वो सर्कुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को रिटर्न करे, प्रोटीन जो फिल्टर होकर कैपिलरी से आ रही है इंटरस्टिशियम में उनको भी रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ये कंटिन्यूस रिटर्न नहीं करेगी फिल्टर्ड प्रोटीन्स को, या फ्लूइड को ब्लड में नहीं डालेगी, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम रैपिडली डिप्लीट हो जाएगा, जो कि हम कहते हैं 3 लीटर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर उसने इसे रिटेन करना शुरू कर दिया इंटरस्टिशियम ने, तो क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल एडिमा वुड अकर, ठीक है, या हम से कहेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा वुड अकर। अब लिम्फेटिक सिस्टम को जो हम लिम्फ को बात कर रहे हैं कि जी ये सेफ्टी फैक्टर्स है अगेंस्ट एडिमा, in which because the lymph flow can increased as much as 10 to 50 folds when fluid begin to accumulate in the tissue. अब जैसे ही फ्लूइड आना शुरू हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम के में जाने से पहले पहले उसके इंटरस्टिशियम के अंदर, वो 10 से 50 फोल्ड इंक्रीज इतना पानी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। दिस इंक्रीज लिम्फ फ्लो अलाउ द लिम्फेटिक टू कैरी अवे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, इतना वो एक्यूमुलेट तो हो रहा है, वो जल्दी जल्दी बहुत रैपिडली इसी फ्लूइड को, इस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को अलॉन्ग विद दीज प्रोटीन्स, ये इसको वापस सर्कुलेशन में पहुंचाएगा, ठीक है। and thus preventing interstitial pressure from rising into a positive pressure range. अब ये क्यों ये कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम कि अगर ये 10 से 50 गुना फ्लूइड ज़्यादा ले रहा है और ये उठा उठाकर जल्दी जल्दी इसको वापस सर्कुलेशन में भेज रहा है, ये कोशिश करेगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर पॉजिटिव ना जाए, इसको प्रिवेंट करेगा। तो लिम्फेटिक जो इतनी हर्डल्स कर रहा है कि जो उसके पास अगर कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जितना ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है 10 to 50 फोल्ड इनके अंदर आ रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में उठा उठा के प्रोटीन्स भी और जो है फ्लूइड भी है वो जनरल सर्कुलेशन में डाले,
और ये प्रिवेंट कर रहा है कि जी इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो पॉजिटिव रेंज में ना जाए। अब ये सेफ्टी फैक्टर जो कॉज कर रहा है इंक्रीज लिम्फ फ्लो, अगर इसको कैलकुलेट किया जाता है ये 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक हो गई ये बात। उसके बाद जो तीसरा सेफ्टी फैक्टर है एट ऑल मतलब अगेन प्रिवेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन और जो है उसमें पानी जमाना और प्रोटीन को भी बाहर निकालेगा। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज अमाउंट में जो फिल्टर होके आ रहा है फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेस डेफिनेटली। जहाँ पे फ्लूइड का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड कॉजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियम डिक्रीजेस as lymph flow is increased. Increased amount of fluid are filtered into the interstitium. Interstitial fluid pressure increase हुआ and that causing concentration of interstitium decreases as lymph flow is increased. देखो lymph flow अगर ज़्यादा हो गया इंटरस्टिशियम के अंदर जो थोड़ी सी प्रोटीन्स मौजूद थी तो क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन पानी ज़्यादा होना शुरू हो गया, उसकी जो कंसंट्रेशन थी खुद की इंटरस्टिशियम की, उसके अंदर जो आयंस थे या जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी कम हो गई बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर कैरिड अवे देन can be filtered out of the capillaries. ठीक है, the reason for this phenomena, capillaries are relatively impermeable to protein compared with the lymph flow. The proteins are washed out of interstitial flow as lymph flow increases. अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है इंटरस्टिशियम के अंदर, इंटरस्टिशियम में जो प्रोटीन्स थी वो डाइल्यूट हो रही, वो उठा के वापस इस सारी प्रोटीन्स को भी और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी ड्यू टू इंक्रीज लिम्फ फ्लो ये सारे की सारी प्रोटीन्स भी वॉश आउट हो रही हैं। ठीक है, और ये सारा कहाँ जा रहा है, जनरल सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है वो है वॉश डाउन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन्स। कैसे वॉश डाउन हो रही है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा था, वो एक्यूमुलेट ज़्यादा हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से लिम्फ फ्लो इंक्रीज हो गया और उस लिम्फ फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जैसे ही लिम्फ फ्लो ज़्यादा इंक्रीज हुआ और प्रोटीन्स भी वॉश आउट हो रही हैं ड्यू टू इंक्रीज लिम्फ फ्लो। ठीक है, और ये प्रोटीन्स आ रही हैं फिर दोबारा जनरल सर्कुलेशन के अंदर। जनरल सर्कुलेशन में अगर नहीं गया फ्लूइड, प्रोटीन्स नहीं गए तो मैं रिपीट करूँ ये चीज़ कि प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल एडिमा कॉज करेगा। जो 3 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, एक तो लो कंप्लायंस हो गई, वो -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। दूसरा हमारा जो पॉइंट था इसके अंदर इंक्रीज लिम्फ फ्लो, ये कैलकुलेट किया हमने तब, वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वॉश डाउन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन्स, वो भी जो है एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी अगर कैलकुलेट किया जाता है एज अ सेफ्टी फैक्टर्स तो ये भी 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब इस वॉश डाउन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन जो कि एज अ सेफ्टी फैक्टर्स एज एडिमा यूज हो रहा है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि प्रोटीन वॉश आउट हो गई फ्रॉम इंटरस्टिशियल एज अ लिम्फ फ्लो इंक्रीजेस बिकॉज क्यों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्रोटीन टेंड टू ड्रॉ फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज। अब क्या था कि इंटरस्टिशियम के अंदर जब प्रोटीन्स मौजूद थी उन्होंने कैपिलरी से और पानी को निकाला, डिक्रीजिंग द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन लोअर द नेट फिल्ट्रेशन फोर्स अक्रॉस द कैपिलरीज। अब क्योंकि ये वॉश डाउन हो रही थी, सर्कुलेशन में ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन उधर जा रही थी तो उन्हें कैपिलरीज से पानी निकालना थोड़ा कम कर दिया, दैट टेंड टू प्रिवेंट फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब ये वॉश डाउन ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि ये वॉश डाउन हो जाए। जब तक कि ये वॉश डाउन नहीं हो रही थी, प्रोटीन्स मौजूद थी तो कैपिलरी पानी ज़्यादा भेज रही थी, तो इंटरस्टिशियम में पानी ज़्यादा जमा हो रहा था। ठीक है, इसीलिए वॉश डाउन ज़रूरी था इसका कि ये वॉश डाउन हो जाए, वापस जनरल सर्कुलेशन में चले जाएँ ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। उसे कम होने की वजह से क्या था कि कैपिलरी से नेट फिल्ट्रेशन नहीं हो रही थी, पर ये प्रिवेंट कर रहा था कि फर्दर एक्यूमुलेशन ना हो। और इस सेफ्टी फैक्टर को जब हम कैलकुलेट करते हैं अगेन ये भी 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो हमारे पास 3 सेफ्टी फैक्टर्स हैं, एक लो कंप्लायंस है, ठीक है, जो कि -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। उसके बाद दूसरा है इंक्रीज लिम्फ फ्लो विच इज आल्सो कैलकुलेटेड एज -7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके बाद तीसरा है हमारे पास वॉश डाउन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन्स, इसको भी सेफ्टी फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, अब सेफ्टी फैक्टर्स caused by low tissue compliance negative pressure range is 3 millimeter of mercury, total कोई कैलकुलेशन में 3 है। इंक्रीज lymph flow 7 है, उसके पास वॉश डाउन ऑफ प्रोटीन भी 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, एंड द कैपिलरी प्रेशर इन अ पेरिफेरल टिश्यू could theoretically rise by 17 millimeter mercury before marked edema would occur। अब ये
ये टोटल इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तीनों सेफ्टी फैक्टर्स को, ये 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इतना रहेगा तो एडिमा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया, ये पॉजिटिव रेंज में चला गया, फॉर एग्जांपल लो कंप्लाइंस पॉजिटिव रेंज में चली गई, इंक्रीज लिम्फ फ्लो था वो भी जो है वो कम होना शुरू हो गया, लिम्फ फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स भी वॉश डाउन नहीं हुई, और ये अगर 17 से बढ़ गया, टोटल जो कैपिलरी प्रेशर जो था ये 17 से बढ़ गया, फिर जो है वो मार्क्ड एडिमा होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गई ये बात? इतना समझ आ गया है एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? तीन ये जो हमने सेफ्टी फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, लो कंप्लायंस टिश्यू की और इंटरसेशियम की, एंड नेगेटिव प्रेशर रेंज वो 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी थी, और सेफ्टी फैक्टर्स कॉज बाय इंक्रीज लिम्फ फ्लो विच इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और तीसरा जो था वॉश डाउन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम इंटरसेशियल स्पेसेस वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। ये टोटल मिला के 17 हो जाता है। जब तक ये 17 तक रहेगा तब एडिमा नहीं होगा, लेकिन अगर ये 17 से ऊपर हो गया, नेगेटिव प्रेशर रेंज पॉजिटिव में चली गई, अगर जो लिम्फ फ्लो है वो कम हो गया, या वॉश डाउन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो भी कम हो गए, तो क्या हो जाएगा? एडिमा शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हमें एडिमा एक नजर आता है, पिटिंग एडिमा भी होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है। व्हेन एडिमेटस एरिया इज प्रेस्ड विद फिंगर, आप किसी के पैर में एडिमा देख रहे हैं, अगर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड अकर्स प्रोड्यूसिंग अ डिप्रेशन और अ पिट इज कॉल्ड एन पिटिंग एडिमा। ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम में हम देख रहे हैं, ऊपर वाले इसी डायग्राम के अंदर ऊपर वाले पोर्शन में कि उसने थंब प्रेस किया है, ठीक है, ये लेग के ऊपर, और उसके बाद उसने जैसे ही वो थंब हटाया तो नीचे वाले पोर्शन नजर आ रहा है, एक पिट बन गई है, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया बीनीथ प्रेशर पॉइंट। यहाँ से फ्लूइड हट गया है और उसने एक छोटा सा गड़ा सा बना दिया। नॉन पिटिंग एडिमा, if pit is not formed by pressing edematous area due to swelling of cells, ये इंट्रासेलुलर एडिमा में नॉन पिटिंग एडिमा बनता है। जब आप देखेंगे इस तरह का एडिमा हो रहा है तो आपको फौरन माइंड में आना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा है। इसकी कॉजेज एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? इंक्रीज कैपिलरी रिटर्न नहीं हो सकता है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो, और हो सकता है हार्ट फेलियर हो, पल्मोनरी एडिमा हो, और सारी कॉजेज जो है वो कौन सी हो सकती हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की। लेकिन आप जब भी उसको पिट को उसको दबाएं और वहाँ पे अगर ये गड़ा सा नहीं बना, ये नॉन पिटिंग एडिमा है, एंड दिस इज ड्यू टू इंट्रासेलुलर एडिमा। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजेन। अच्छा, उसके बाद हमारे टॉपिक में आ जाता है पोटेंशियल स्पेसेस ऑफ बॉडी। पोटेंशियल स्पेसेस हैव एन सरफेस दैट ऑलमोस्ट टच ईच अदर। ठीक है, ये जॉइंट्स में होती हैं, थिन लेयर होती है फ्लूइड की बिटवीन द देम एंड द सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर। किसी भी जॉइंट को अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे कि उन जॉइंट्स के बीच में बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है, और वो बहुत थोड़ी सी स्पेस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, या वो जो स्पेस कहलाती है, वो पोटेंशियल स्पेस कहलाती है। तो वो जो जॉइंट है उसको स्लाइडिंग या उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये थोड़ा सा पोर्शन है पोटेंशियल स्पेस का जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अंदर विस्कस और प्रोटीनिशियस फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट करता है उस सरफेसेस को, और ये जो पोटेंशियल स्पेस से जो फ्लूइड है ये भी ड्रेन करता है इनटू एन लिम्फेटिक सिस्टम। बेटा इन्फ्लेमेशन जब भी होती है ना, इन्फ्लेमेशन किसी भी उससे कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी हिस्ट्री होती है, इन्फ्लेमेशन है ये। ठीक है, क्योंकि पिटिंग एडिमा में कभी भी रेडनेस नजर नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन में आपको रेड एरिया और रेड सरफेस नजर आएगी। ये डिफरेंस है, एक बहुत मेजर सा डिफरेंस है, और वो हिस्ट्री होती है कि जी यहाँ पे कोई जख्म हुआ है या वो पेनफुल होता है। पिटिंग एडिमा जो है वो पेनफुल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, पोटेंशियल स्पेसेस की हमने अभी बात की थी। सरफेस है ऑलमोस्ट उन एरियाज में जो टच करती है एक दूसरे को, और ज़्यादातर ये जॉइंट एरिया में पोटेंशियल स्पेस एक जॉइंट एरिया है। आगे भी हम डिस्कस करते हैं और कौन कौन सी एरियाज हैं इसके अंदर। ठीक है, फ्लूइड इन पोटेंशियल स्पेसेस किस किस जगह पर हो सकता है? प्लूरल कैविटी में हो सकता है, लंग्स और प्लूरा उसमें हो सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी में हो सकता है, पेरिटोनियल एब्डामन में हो सकता है, साइनोवियल कैविटीज इसका मतलब जॉइंट्स में हो सकता है। अगर यही एडिमा फ्लूइड इन पोटेंशियल स्पेसेस में अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ये बहुत थोड़ा सा होता है ताकि वो जॉइंट और वो जो स्पेसेस हैं वो लुब्रिकेट कर सकें, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये एफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल स्पेसेस में एफ्यूजन इन पेरिटोनियल कैविटीज
पेट में अगर ज़्यादा पानी जमा हो जाए, हालांकि थोड़ा सा होता है ताकि इंटेस्टाइन्स और सारी जगहें जो है वो आपस में जो है वो स्लाइड कर सकें, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये एसाइटिस कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप पेरिकार्डियल कैविटी में कहलाएं तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स में कहलाएंगे तब भी ये फ्यूजन ही कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अभी भी पोटेंशियल स्पेसिस बहुत आसान है। यहाँ तक किसी को बात ना समझ आई हो, एनीथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। हम 25 जो हमारा चैप्टर है 25 वाला वो ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी समझ आई हो तो मुझे बता दें, हम फिर स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक हो गया? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 27 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। बहुत आसान सा, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ठीक है, ये हम एक नया टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे कल वाले जो समझाने वाले थे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, चैप्टर 27 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीएफआर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का जो है ना, सबसे पहला स्टेप इज द फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू एन बोमेन्स कैप्सूल ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ईच डे। आपसे कभी भी डिस्कस किया जब पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहले आती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से हो रही है, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की अगर स्ट्रक्चर देखें तो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं, एफरेंट फाइबर्स भी, एफरेंट भी फाइबर्स हैं। एफरेंट फाइबर से बहुत सारा फ्लूइड होता है जो फिल्टर होके नीचे बोमेन्स कैप्सूल में नीचे कैपिलरीज से, ठीक है। और वो पर डे ईच डे 180 लीटर्स के करीब है, ठीक है। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इनटू एन बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, जितना भी फिल्ट्रेट हो रहा है 180 लीटर फिल्ट्रेट हो रहा है, तो ज़्यादा पोर्शन जो है वो चला जाता है रीएब्जॉर्प्शन के अंदर इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। उसमें से सिर्फ 1 लीटर फ्लूइड ऐसा क्रीट हो रहा है ईच डे 1 लीटर, ठीक है। Although the renal fluid excretion rate may be highly variable depending on fluid intake। और देखिए ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि हम ये एक बड़ी एब्सोल्यूट एक स्टैंडर्ड रेंज बता रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्लूइड इनटेक कितना है। अगर कोई सब्जेक्ट है, हो सकता है वो पानी का इनटेक उसका बहुत ज़्यादा है तो वो 1 लीटर से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट का फ्लूइड इनटेक बहुत ही कम है, वो कम एक्सक्रीट आउट करेगा। इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन फ्लूइड इनटेक, हाईली वेरिएबल है इसकी एक्सक्रीशन, ठीक हो गया। The high rate of glomerular filtration depends on a high rate of kidney blood flow। हम जो बात कर रहे हैं कि बहुत हाई रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 180 लीटर पर डे है, ये बता रहा है कि डिपेंड करता है कि किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो भी हाई है, एज वेल एज द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब हम जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसकी भी मेम्ब्रेन्स को चेक करेंगे तो जी उसके अंदर भी बहुत स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी भी लेयर्स हैं मुख्तलिफ, जहाँ से वो फ्लूइड गुजर के फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में एंटर होता है, ठीक है। सो हाई रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का डिपेंड किस पे कर रहा है? किडनी के हाई ब्लड फ्लो के ऊपर, और दूसरा स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, कुछ फिजिकल फोर्सेस हैं दैट डिटरमाइन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो। कुछ फिजिकल फोर्सेस भी हैं जो बता रही है कि जीएफआर में अगर ये फोर्सेस मौजूद होंगी तो ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। और उसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी हैं जो कि जीएफआर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल मैकेनिज्म और उसका रीनल ब्लड फ्लो अगेन जो हम पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो
First step in urine formation is filtration of large amount of fluid through glomerular capillaries into a Bowman's capsule, which is almost 180 liters per day. ज़्यादातर इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाता है अमाउंट, और 1 लीटर ऑफ फ्लूइड जो एक्सक्रीट आउट होता है, ऑल्दो द रीनल फ्लूइड एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन रेट वो वेरिएबल है, डिपेंड करता है फ्लूइड इनटेक के ऊपर, ठीक है। अगर इसका जीएफआर जो है या ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो हाई रेट है, वो डिपेंड कर रहा है किडनी का ब्लड फ्लो ज़्यादा है स्पेशली, और साथ साथ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के, ठीक है। हम वोमेन्स कैप्सूल की बात नहीं कर रहे, हम ग्लोमेरुलर के अंदर जो कैपिलरीज हैं उसकी, उस कैपिलरी की मेम्ब्रेन को बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ फिजिकल फोर्सेज हैं जो कि जीएफआर को डिटरमाइन करती हैं, बताती हैं कि जीएफआर में ये फोर्सेज होना ज़रूरी है, एज वेल एज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं कुछ जो जीएफआर को रेगुलेट कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन देखें क्या क्या चीज़ें हैं और जो फिल्टर हो रही हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, लाइक मोस्ट कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर रिलेटिवली इम्पर्मिएबल टू प्रोटीन्स, ठीक है। ज़्यादातर कैपिलरीज की तरह ही ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं वो भी प्रोटीन्स को के लिए इम्पर्मिएबल हैं, प्रोटीन्स उसमें से नहीं निकलती। ये कब निकलती हैं? किसी भी एबनॉर्मेलिटी में निकलती हैं, ठीक है। The filtered fluid called the glomerular filtrate is essentially प्रोटीन फ्री होता है, कोई सेलुलर एलिमेंट नहीं है, कोई आरबीसीज नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर सिवाय इसके अंदर कुछ आयन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। The concentration of other constituents of glomerular filtrate इंक्लूडिंग सॉल्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सिमिलर टू द कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ठीक हो गया। कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेज हैं इसके अंदर, लाइक कैल्शियम है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, दैट आर नॉट फ्रीली फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर पार्शियली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो ज़्यादातर तो नहीं होती, और थोड़ी क्वांटिटी में जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होती वो हो जाती है, लेकिन वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है कैल्शियम और फैटी एसिड्स का, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होती है, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास नहीं हो सकती, क्योंकि ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज हैं वो प्रोटीन को फिल्टर नहीं करती नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। इसी कंपोजिशन में देखें दोबारा, बाकी की कैपिलरीज की तरह नॉर्मली ये भी इम्पर्मिएबल है फॉर प्रोटीन्स, एबनॉर्मल कंडीशन में ये प्रोटीन्स को फिल्टर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फिल्टर्ड फ्लूइड में हमें एसेंशियली ये प्रोटीन फ्री होता है, इसमें सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते, आरबीसीज नहीं होते, लेकिन अगर हमें किसी के यूरिन एनालिसिस में अगर आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, सेलुलर एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दैट शोज एबनॉर्मेलिटी। इसमें सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, सिमिलर कंसंट्रेशन है प्लाज्मा की जैसी, कुछ फ्यू लो मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, कैल्शियम्स हैं, फ्री फैटी एसिड्स हैं, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीली फिल्टर्ड नहीं होते थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि ज़्यादातर वो पार्शली बाउंड होते हैं विद प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अब जीएफआर इज अबाउट 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। कितनी चीज़ों से ये डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ तक अगर किसी को ना समझ आया तो मुझे बता सकता है वो बच्चा। What still buffering? यहाँ तक समझ आया? बड़ा इजी हम जा रहे हैं कि फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। The balance of hydrostatic and colloid osmotic forces acting across the capillary membrane. Number one, GFR is determined by this factor. दूसरा है capillary filtration coefficient, the product of permeability and filtering surface area of the capillary, ठीक है। GFR जो है वो 20% है ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR खुद डिटरमाइन होता है दो इम्पोर्टर से। नंबर वन, बैलेंस है जो वाटर पोर्शन है उसका, ठीक है, कॉलोइड ऑस्मोटिक अगर प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, फोर्सेस एक्टिंग अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एंड द कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर दो चीज़ें, एक परमेबिलिटी है और दूसरा फिल्टरिंग सरफेस एरिया है, कितना परमेबल हो रहा है सरफेस एरिया, ठीक है। Of high glomerular hydrostatic pressure and a large coefficient.
अब ये देखो, हम अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बात करें, सबसे ज़्यादा हायर फिल्ट्रेशन रेट है। क्यों? क्योंकि बाकी के कैपिलरी के मुकाबले में इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, दूसरा इसका सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट भी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव मच हायर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देन मोस्ट अदर कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर के अंदर ज़्यादा है और लार्ज कोएफिशिएंट है इसके अंदर, सरफेस एरिया ज़्यादा है, परमेबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। एवरेज एडल्ट ह्यूमन में GFR इज अबाउट 125 ml पर मिनट, या हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके 180 लीटर्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड, एवरेज है वो 0.2, ठीक है, विच मीन्स दैट अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग, ठीक है, and is filtered through the glomerular capillaries. 20% ऑफ प्लाज्मा, जितना भी प्लाज्मा है टोटल हमारा, हम जैसे डिस्कस करते हैं कि 3 लीटर है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी रीनल प्लाज्मा फ्लो जो, अगर हम सिर्फ रीनल प्लाज्मा को उठाएं तो बाकी के प्लाज्मा के कितने परसेंट है, वो उसके 20% है। उसको फ्रैक्शन में देखो तो 0.2 है वो, ठीक है। तो 20% है वो प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनी, फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इतना हो रहा है। अच्छा, फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को GFR देखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हम अगर देखें, अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देखें तो हम उसमें उसका GFR चेक करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ, तो हमें उस सब्जेक्ट का या उस पेशेंट का या वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे भी कर रहे हैं उसका हमें फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन पता चल जाता है कि इतनी फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन है इसकी, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन किसकी दे रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो की दे रहा है, विच इज 0.2 और 20% ऑफ प्लाज्मा है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर। हमें इसमें से थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें पता चली इस चैप्टर में एंटर होते ही कि जी क्वांटिटी में जो है वो फिल्टर हो रहा है थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और 180 लीटर पर डे के हिसाब से। क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट हो जाता है, या प्लाज्मा के हिसाब से देखा जाता है उसके 20% आ जाता है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कुछ हाइड्रोस्टैटिक उसके ऊपर फोर्सेस भी एक्ट करती हैं। कहीं पे ये बताया गया है कि जी लार्ज सरफेस एरिया होता है, और फिर उसकी कंपोजिशन में बताया कि इसमें आयंस एंड सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन से डिवाइड होता है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बताया गया कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, GFR को करके फिर हम रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ करते हैं, और अगेन रीनल प्लाज्मा फ्लो भी जो इसकी डिटर्मिनेंट्स में एक आ जाता है। अच्छा जी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को अगर देखें, कि हम पहले भी डिस्कस किया था कि जी ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इतना ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो है वो फिल्टर होकर आ रहा है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो सिमिलर है टू दैट ऑफ द अदर कैपिलरीज एक्सेप्ट that it has 3 instead of usual 2 major layers, ठीक है। अगर हम बाकी की कैपिलरीज में देखें तो उसमें 2 लेयर्स हैं, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को अगर देखें इसमें 3 मेजर लेयर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इसकी आ जाती है लेयर एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, नंबर 2 इसकी आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड लेयर है उसकी एपिथेलियल सेल्स की, या पोडोसाइट्स भी कहते हैं, दैट सराउंड्स द आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अंदर वाली जो हम देख रहे हैं एंडोथेलियम है, उसके बाद फिर एक दूसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे एक एपिथेलियल लेयर है, या जिसे हम पोडोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखें तो हमें तीनों लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। एंडोथेलियम नजर आ रही है इधर नीचे वाले पोर्शन के अंदर हमें, ठीक है। और उन्होंने देखे यहाँ से ऊपर वाली डायग्राम में से एक छोटा सा एक बॉक्स निकाला है छोटा सा, और उसमें उसको फिर वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में लार्ज करके दिखाया गया है। तो उसमें हमें ये लेयर्स नजर आ रही है, एक एंडोथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर एपिथेलियम है जिसे हम कह रहे हैं कि ये पोडोसाइट्स की तरह ही है, ठीक है। रिकॉल करते हैं दोबारा इसको, 3 लेयर्स हैं इसकी इंस्टेड ऑफ 2 लेयर्स, इट हैज 3 मेजर लेयर्स। एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी है अंदर वाली लेयर, फिर सेंटर में उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, बिल्कुल बाहर एपिथेलियल लेयर उसके साथ अटैच है,
कह रहे हैं आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। टुगेदर दीज 3 लेयर्स मेक अप द फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है, which despite the 3 layers filters several hundred times as much water and solute as the usual capillary membrane. ये 3 लेयर्स मिलके एक फिल्ट्रेशन बैरियर बनाती हैं। हालांकि ये 3 लेयर्स हैं, ये फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड को फिल्टर कर रही हैं एज मच वाटर एंड सॉल्यूट द यूजुअल कैपिलरी मेम्ब्रेन। आम कैपिलरी के मुकाबले में ये 100 की तादाद में several hundred टाइम्स ये काम कर रही है, फिल्टर कर रही है बार-बार। Even with this high rate of filtration, glomerular capillary membrane normally prevent filtration of plasma protein. बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन है, देखें ना किसी भी गेट से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोग गुजरते हैं, तो जिनको नहीं गुजरना वो भी गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो बैरियर्स बनाए हुए 3 लेयर्स हैं, अपने 3 गेट्स हैं, बेशक इसमें से several hundred times as much water is filtered, लेकिन ये फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, ये इसकी इन बैरियर्स की इनकी क्वालिटी है। हम सबसे पहले आ जाते हैं, पहली लेयर को डिस्कस करते हैं इसमें कि कैपिलरी एंडोथेलियम जो है across the capillary membrane is due to special characteristics। कह रहा है कि जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, जो इसकी पहली लेयर है, बहुत ज़्यादा जो इतनी हाई रेट है फिल्ट्रेशन का अक्रॉस दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अपनी अलग से खासियत है कुछ, ठीक है। ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम है इज परफोरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड फेनेस्ट्राइज, similar to the fenestrated capillaries found in the liver, although smaller than the fenestrae of the liver। ये कहते हैं कि जी जो पहली लेयर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, जिसे हम कैपिलरी एंडोथेलियम कह रहे हैं, छोटे छोटे से सुराख हैं, उन सुराखों को हम कह रहे हैं ये फेनेस्ट्राइज हैं, ठीक है। ये सिमिलर फेनेस्ट्राइज हैं जो कि लिवर की कैपिलरी में भी होते हैं, लेकिन ये उन लिवर के फेनेस्ट्राइज, लिवर में जो छोटे छोटे से सुराख हैं उनसे भी छोटे से ये होल्स हैं, बहुत छोटे होल्स हैं, स्मॉल होल्स, ठीक है। तो ये जो पहली लेयर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथेलियम की, उसके अंदर जब हम देख रहे हैं कि पहली कैपिलरी की हाई फिल्ट्रेशन रेट है, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कह रहे हैं कि जी ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं, जिसे हम फेनेस्ट्राइज कह रहे हैं। सिमिलर लिवर के अंदर भी इसी तरह के फेनेस्ट्राइज हैं, छोटे छोटे से यही ऐसे ही सुराख हैं, लेकिन ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये लिवर के मुकाबले में और छोटे स्मॉलर होल्स हैं। Although the fenestrations are relatively large, endothelial cell proteins are richly endowed with fixed negative charge that hinders the passage of plasma proteins। अब ये कह रहे हैं कि जो fenestrations हैं ये are relatively large, endothelial cell proteins are richly endowed with fixed negative charges। अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं, ये यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन्स को देते हैं, ठीक है। ये जो हम एंडोथेलियम की बात कर रहे हैं, इस एंडोथेलियल सेल की जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर फिक्स नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, और इस फेनेस्ट्राइज की वजह से, छोटे छोटे होल्स की वजह से, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये एंडोथेलियल सेल्स जो प्रोटीन्स हैं इसके ऊपर फिक्स नेगेटिव चार्जेस हैं। ये क्या करती हैं, वहाँ से गुजरने वाली जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको रिपेल करते, उसको गुजरने नहीं देती वहाँ से। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती, ऐसे जब उसमें प्रोटीन्स नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से उसको गुजरने नहीं दे रही। क्यों नहीं गुजरने दे रही? कि जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उसकी फेनेस्ट्राइज के पास, उसके एपिथेलियल सेल प्रोटीन के पास फिक्स नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ आ जाते हैं हम, सेकंड लेयर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन that surrounds the endothelium in the basement membrane, which consists of meshwork of collagen and proteoglycan fibrils that have large spaces through which large amount of water and in small solutes can filter। ये दूसरी लेयर है, ये एंडोथेलियम को के ऊपर के दूसरी लेयर है, सेकंड लेयर है, ठीक है।
इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मैशवर्क है कोलेजन का भी और प्रोटीओग्लिकाइन फिब्रिल्स का भी। ये अलाउ करती हैं लार्ज स्पेसेस के अंदर कि इसमें से बहुत सारा पानी भी गुजर जाए और स्मॉल सॉल्यूट्स भी इसमें से फिल्टर कर जाएं, ठीक है। A basement membrane effectively prevents filtration of plasma protein in part because of strong negative electric charges associated with the proteoglycans। जनाब यहाँ पर भी आ गई हैं नेगेटिव चार्जेस। पहले नेगेटिव चार्जेस हमने कहाँ देखी हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम के पास। वो कहते हैं जी बेशक हम स्मॉल होल्स हैं लेकिन उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उसके पास क्या थे, नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड लेयर जो हमारी पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसका मैशवर्क है कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन फिब्रिल्स का। बेशक बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं लेकिन अगेन फिट्स विद अ नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग। तो ये भी प्रिवेंट करती है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें से फिल्टर ना हो सकें। ठीक हो गया। 3 लेयर्स हैं, एक कैपिलरी एंडोथेलियम, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी इसके अंदर आ जाती है एंडोथेलियम के नाम से, सॉरी एपिथेलियम के नाम से। अच्छा, कैपिलरी एंडोथेलियम फेनेस्ट्राइज है, इसके अंदर स्मॉल होल्स हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह लिवर में है लेकिन लिवर के मुकाबले में और स्मॉलर देन है, ठीक है। और इसके साथ इसके एंडोथेलियल सेल के पास फिक्स नेगेटिव चार्जेस हैं दैट प्रिवेंट प्लाज्मा प्रोटीन टू बी फिल्टर्ड। सेकंड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द एंडोथेलियम इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकेन्स हैं, ठीक है। लार्जर स्पेसेस हैं जिसमें इस लेयर के अंदर भी कुछ स्पेसेस बनी हुई हैं, ये भी अलाउ करती है कि लार्ज अमाउंट में वाटर और स्मॉल सॉल्यूट्स फिल्टर हो जाएं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इफेक्टिवली ये भी प्रिवेंट कर रही है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ना गुजर सकें क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं प्रोटीओग्लाइकेन्स के साथ, ये भी उसको गुजरने नहीं देते। नंबर 3, तीसरी एपिथेलियल सेल्स जिसे हम पोडोसाइट्स भी कहते हैं। फाइनल पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट glomerulus, ठीक है। एंड these cells are not continuous because but have a long foot like processes। कैसे हैं, मैं आपको एक डायग्राम में दोबारा दिखाती हूँ। ये आपको नजर आ रहे हैं एपिथेलियम बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में, जैसे ये फुट प्रोसेस से लग रहा हुआ है कि जैसे किसी ने पैर रखे हुए हैं, बड़े बड़े से स्पेसेस इसके अंदर आ रहे हैं। ये एपिथेलियल लेयर है इसकी, ठीक है। तो इस एपिथेलियल लेयर में जो फाइनल पार्ट है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का एपिथेलियल, ये बिल्कुल आउटर सरफेस से ग्लोमेरुलर कैपिलरी के, एंड दीज सेल्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड हैव एन लॉन्ग फुट लाइक प्रोसेसेस जिसे हम फुट पोडोसाइट्स भी कह रहे हैं, दैट इनसर्कल्स ऑफ कैपिलरीज। ये बिल्कुल आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरीज को इसने बिल्कुल कवर किया हुआ है एपिथेलियल सेल्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसकी 3 लेयर्स हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, ठीक है। उसके अंदर पहले अगर हम बाहर से शुरू करें एपिथेलियल है, उसके बाद मेम्ब्रेन और अंदर वाली एंडोथेलियम है, ठीक है। तो आपको तीनों तरह से आनी चाहिए कि 3 इसकी लेयर्स हैं। नंबर 1 capillary endothelium from inside, the middle one is basement membrane, the third one is or outer layer is epithelial cells which is also called as podocytes, and it is not continuous and it have and foot like processes and encircle the outer surface of capillaries. The foot processes are separated by gaps called slit pores। अब इसके जो फुट प्रोसेसेस हमने उस डायग्राम में देखे तो ऐसे लगता है कि इसके अंदर कुछ गैप्स हैं इनके इन फुट प्रोसेस के बीच में, उस गैप्स को हम कहते हैं स्लिट पोर्स हैं थ्रू विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव, ठीक है। हमने पहले जो एंडोथेलियम की लेयर देखी उसके अंदर भी हमने कहा कि जी पोर्स थे, छोटे फेनेस्ट्राइज थे, नेगेटिव चार्ज था। उसके बाद देखिए वो स्पेसेस थी। फिर दूसरी लेयर की तरफ हम आ गए बेसमेंट मेम्ब्रेन में, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे लार्ज स्पेसेस हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि प्रोटीओग्लाइकेन्स हैव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस दैट रिपेल्स द प्लाज्मा प्रोटीन्स। थर्ड भी हम देखें तीनों लेयर्स हैं, तीनों के अंदर कुछ गैप्स हैं, कहीं पे स्पेसेस हैं, कहीं पे स्लिट्स हैं, या कहीं पे हम कहें कि ये फेनेस्ट्राइज हैं, लेकिन फिर भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को गुजरने नहीं देती। जो इसका मेजर रीज़न है वो नेगेटिव चार्ज है या प्रोटीओग्लाइकेन्स का या एपिथेलियल सेल्स की फेनेस्ट्राइज का। एंड दीज एपिथेलियल सेल्स, हम इनकी जो बात कर रहे हैं लास्ट वाली लेयर की फुट प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर स्लिट पोर्स हैं, तो ऑल्सो हैव ए नेगेटिव चार्ज। चलो जी, ये तीसरी लेयर के पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोवाइड एन एडिशनल रिस्ट्रिक्शन टू फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तीनों लेयर आ गए हैं। Thus all layers of glomerular capillaries will provide a barrier to filtration of plasma proteins। प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत भी कोशिश कर लें एक लेयर से गुजर जाएं, 2 से तीसरी से नहीं गुजर सकती until and unless कि इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अगेंस्ट कोई डिजीज ना हो।